जॉन रॉकफेलर। जब आप आज के सबसे धनी पुरुषों को देखते हैं, चार्ट में सबसे ऊपर जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे अरबपति है, लेकिन वास्तव में सबसे धनी व्यापारी जो कभी जीवित थे, उनकी मृत्यु लगभग एक सदी पहले हो गई थी। आज की वीडियो में एक व्यापारिक साम्राज्य को इतना विशाल देखा जाएगा कि 100 साल की तकनीकी प्रगति के बाद भी कोई भी व्यक्ति इसके संस्थापक से आगे निकलने में कामयाब नहीं हुआ। यह स्टैंडर्ड ऑयल का इतिहास है। इतिहास की सबसे बड़ी तेल एकाधिकारी की उत्पत्ति वास्तव में बहुत विनम्र है। यह सब न्यूयॉर्क में जॉन रॉकफेलर के जन्म के साथ 1839 में शुरू होता है। वह यात्रा करने वाला विलियम रॉकफेलर मर्चेंट का सबसे बड़ा बेटा था, जिसने खुद को वनस्पति चिकित्सक के रूप में पहचाना, लेकिन वास्तव में होम्योपैथिक दवा के बराबर 19वीं सदी की बिक्री थी। वह घर से कुछ सप्ताह दूर रहता था और वास्तव में एक अन्य महिला के साथ कई बच्चे होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी को घर वापस लाने का फैसला किया ताकि वे एक साथ जीवन व्यतीत कर सके। इस भ्रामक गृहस्थी में जॉन बड़े होकर यह सीखेंगे कि लोगों को सर्वोत्तम सौदा कैसे दिया जाने चाहिए और उन्होंने मिलने वाला हर पैसे का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। उनका परिवार लंबे समय तक एक ही जगह पर रहेगा और जॉन इस नाममात्र की जीवन शैली को तब तक जिएगा जब वह अपनी मां की मदद करने के लिए 3 साल का था। जॉन किसी भी पैसे को आप वृद्धि या पड़ोसियों के लिए काम करके कमा सकते थे। 1854 में क्लीवलैंड ओहियो चले जाने पर उनकी बुद्धिमत्ता का अच्छा इस्तेमाल हुआ, जहां उन्होंने उचित स्कूल में भाग लेने का मौका मिला। लेकिन 1 साल से भी कम समय के बाद जॉन स्थानीय उत्पाद ब्रोकर के रूप में बुककीपर के रूप में काम करने के लिए बाहर चले गए। वह प्रतिदिन $0.5 कमाता था, जो जाहिर तौर पर उस समय ज़्यादा नहीं था, इसलिए वह दूसरी कंपनियों की मदद करता था। लेकिन वहाँ काम करने के 2 साल बाद उसके आकाओं ने उसे क्योन से किशमिश का मतलब देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने वन अप करने का फैसला किया। अपनी उपज दलाली शुरू करके उन्हें उनकी अच्छी प्रतिष्ठा के लिए धन्यवाद। उन्हें $4,000 का ऋण मिला, जो उस समय बहुत बड़ा था। जॉन ने घास के दाने और विभिन्न पहले वर्ष में उन्होंने $500,000 की बिक्री दर्ज की, जिसमें उन्हें केवल कमीशन के रूप में एक छोटा सा कार्य मिला, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी सफलता थी। क्लीवलैंड का हर एक बैंक जॉन से पैसे उधार लेने की भीख मांग रहा था और वह मुश्किल से 18 साल के थे। लेकिन फिर 1859 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्लीवलैंड के बस 100 मील पूर्व पहले अमेरिकी तेल कुएं को खोजा गया था। इसने पेंसिल्वेनिया तेल रश की शुरुआत को चिन्हित किया और 1 साल के भीतर 4,500 बैरल तक तेल का उत्पादन किया। अब वापस तो तेल उतना मूल्यवान नहीं था जितना आज है। गैसोलीन कारों का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन तेल अभी भी मिट्टी के तेल से संसाधित किया जा सकता है, जिसे लोग बाद में लैंप में उपयोग करेंगे। जॉन को एहसास हुआ कि तेल के लिए ड्रिलिंग में सबसे बड़ा मुनाफा नहीं था, लेकिन इसे परिष्कृत करने में उसने कई लोगों को देखा कि वे हड़ताली तेल से पहले हलचल करते थे, इसलिए वह जानता था कि उसके लिए व्यवसाय बहुत जोखिम भरा था। इसके बजाय उसने दूसरों को तेल खोजने के झंझट से गुजरने दिया और वह बस उसे खरीद लेता था। जॉन को क्लीवलैंड की सरकार के लिए 1863 तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन जब उस लाइन का निर्माण किया गया तो जॉन भागीदारों की लंबी लाइन के साथ इसके लिए तैयार था और बैंकों ने उसे वापस करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अनुभवी रसायनियों और इंजीनियरों की एक टीम को भी इकट्ठा किया। आप न केवल रिफाइनिंग प्रक्रिया का अनुकूलन करते हैं कि पेट्रोलियम की शोध के उत्पाद के लिए विभिन्न उपयोगों
की खोज भी की। आप देखते हैं कि क्लीवलैंड में शुरुआती रिफाइनरियों केवल 60% दक्षता पर काम कर सकती थी, लेकिन जॉन पैराफिन, वैक्स, टार और नेफ्था की तुलना में बड़ी नहीं थी। 2 साल के भीतर रिफाइनरी की कीमत $17,000 से अधिक थी और क्लीवलैंड में सबसे बड़ा था। लेकिन जॉन 1865 में नहीं किया गया था। 26 प्रतिस्पर्धी रिफाइनरियां कम थी, लेकिन 5 साल के भीतर जॉन के पास सभी में से 4 थे। इस बिंदु पर उनका व्यवसाय मुझे एक साझेदारी के रूप में बहुत बड़ा हो रहा था। इसलिए 1870 में उन्होंने ओहियो के स्टैंडर्ड ऑयल के रूप में शामिल किया गया। क्लीवलैंड में कुछ शेष प्रतियोगियों को समझाने के लिए जॉन बस डैम को आमंत्रित करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि वे एक लंबे समय के लिए नुकसान का सामना कर सकते हैं। एक अच्छी खरीद मूल्यों के बदले में जॉन वुड ने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को अपनी कंपनी में स्थान दिया। इस प्रकार उद्योगों में सबसे चमकदार दिमागों को अपने नियंत्रण में रखा। बेशक हर कोई तुरंत हार नहीं मानता और ओवरटाइम करते समय जॉन ने प्रतिद्वंदियों का गला घोटने के लिए कभी कभी 80% तक तेल और मिट्टी के तेल की कीमत को गिराया। आश्चर्यजनक रूप में 1880 तक उनकी रणनीति के काम के लिए उन्हें उत्तरी अमेरिका में रिफाइनरियों की आवश्यकता थी और पूरे देश के तेल उत्पादन 90% शोधन कर रहा था। इस बिंदु पर जॉन इतना शक्तिशाली था कि वह बड़ी रेल कंपनियां मालिकों को आमंत्रित करता था और व्यक्तिगत रूप से अपनी गाड़ियों का उपयोग करने के लिए छूट पर बातचीत करता था। लेकिन बैकरूम सौदे पर बातचीत करने की इस प्रथा से प्रस्ताव में कारोबार उठ गया। उस समय और आज भी तरह के ज़्यादातर औद्योगिक अच्छे बैरल पहुंचाए गए और कई बड़े उद्योगपतियों को चिंता हुई कि परिवहन छूट का जॉन दुरुपयोग उनके उद्योगों में समान एकाधिकार हो सकता है। अगले दशकों में व्यापारी, राजनेता और मीडिया ओहियो में बड़ा विधायक के साथ मानक तेल पर हमला करेगा। रॉकफेलर को नीचे लाने के लिए एंटीट्रस्ट नियामकों का मसौदा तैयार कराना, लेकिन वह एक कदम आगे था। 1882 में उन्होंने न्यू जर्सी में इस बार स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसने 40 से अधिक स्थानीय कंपनियों में स्टैक का आयोजन किया। फिर ब्रॉडवे पर अपनी सफलता जॉन पेड़ और प्रभावशाली मुख्यालय फॉरेज कंपनी का प्रदर्शन करने के लिए यह क्षण रॉकफेलर मानक तेल 20,000 ऑयल वेल्स, 40,000 मील पाइप लाइन का उच्च बिंदु था और 1 लाख से अधिक लोग कार्यरत थे। लेकिन उसकी पकड़ तेल दोनों घरेलू और विदेशी में खो रहा था। बड़े पैमाने पर तेल भंडार के रूस और एशिया में खोजे गए थे और रॉथस्चिल्ड परिवार द्वारा विकसित किए जा रहे थे, जिन्होंने बिना किसी प्रयास के अमेरिका को उस तेल का संकेत दिया। 1890 में अभी तक 72 संघीय सरकार ने शार्मन एंटीट्रस्ट अधिनियम पारित किया, जिसने आखिरकार राजनेताओं को मानक तेल पर भरोसा करने के बाद दंतों को दे दिया। बेशक सभी कंपनी के पीछे जटिल कानूनी संरचना की जांच करना बहुत मुश्किल था। यही वजह है कि यह सरकार वास्तव में 1911 में तक मानक तेल नहीं तोड़ सकती थी। उस बिंदु से हालांकि जॉन रॉकफेलर ने पहले ही कैश कर लिया था और कंपनी को सक्रिय रूप से प्रबंधित नहीं कर रहा था। अपनी कंपनी के अस्तित्व के अंतिम 20 वर्षों में लाभांश में आधा अरब डॉलर से अधिक कम भुगतान किया था। कुछ लोगों को अनुमान है कि उनकी चोटी पर स्टैंडर्ड ऑयल का सही मूल्य 1 ट्रिलियन था। इसलिए गोलमाल वास्तव में ज़्यादातर लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। 1911 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानक स्टैंडर्ड ऑयल को प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं को दोषी पाया और कंपनी को 34 अलग अलग संस्थानों में तोड़ दिया। बेशक जॉन रॉकफेलर ने अपनी मूल्य तक उन कंपनियों में अपने स्टैक को रखा और वास्तव में यह पता चला कि
गोलमाल उनके जीवन की सबसे लाभदायक घटना थी। आप देखते हैं समय के साथ उन कंपनियों में से कई एक दूसरे के साथ विलय हो गई। आज अधिकांश मानक अवशेष तो एक्सकॉन मोबिल, शेवरॉन या बीपी का हिस्सा है, जो तब से अविश्वसनीय रूप से बड़ी कंपनियां बन गई हैं। उत्तराधिकारी के साथ जॉन रॉकफेलर के स्वामित्व में उन्हें सबसे अमीर व्यवसाय बना दिया, जो कभी भी अनुमानित $400 बिलियन के नेट के भीतर रहते थे। आज भी किसी ने रॉकफेलर को लीडर बोर्ड में नहीं हराया, जहाँ तक कि जेफ बेजोस ने भी खुद को हासिल करने की संभावना नहीं दिखाई है। तो आज जॉन डी रॉकफेलर जी के हम सब के जीवन को देखा और समझा। आप सब में भी कोई ऐसी सफलता प्राप्त कर सकता है अगर मेहनत करेंगे। मेरा काम आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।